अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौजूआत का तारुफ आपसे करवा दे। आज वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान जब भी बोले, जहाँ पे भी बोले, कुछ फुलझड़ियाँ, कुछ फूल ज़रूर छोड़ते हैं। और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी एक खिताब फरमाया और इस खिताब के अंदर उन्होंने अवाम नास के लिए बहुत ज़्यादा मवाद फ्राहम किया। और उस मवाद के अंदर उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने वो वाला इतराफ़ किया जो उन्होंने KPK में अपनी हुकूमत के चौथे साल में किया था, और वो इतराफ़ ये था कि अगर हमें वफाक में हुकूमत मिल जाए तो हमारी तो तैयारी नहीं थी। तो ये उन्होंने 2017 के अंदर किया था, BBC के फ़ारूकी साहब को इंटरव्यू देते हुए। फ़ारूकी साहब जो हैं उन्होंने ये नशर कर दिया। उनके साथ तो बेचारों के साथ जो कुछ हुआ, हालांकि वो BBC पाकिस्तान में मुलाजिम थे, लेकिन उस वक्त KPK हुकूमत ने काफ़ी कुछ उनके साथ बुरा करने की कोशिश की और ट्रोलिंग हुई उनकी खौफनाक किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो तो बेचारे वैसे ही विड्रॉ कर दिया, उनको ना इंतज़ामी ड्यूटियाँ दे दी BBC ने, क्योंकि उनकी जान को भी ख़तरा हो गया था। अब जनाब उसी तरह की बात उन्होंने दोबारा दोहरा दी है कि जनाब अब अगर इसका मतलब है 4 साल में उस वक्त तजर्बा हो गया होगा तो वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा होगा ना। तो आज उन्होंने फिर फरमाया कल, यानी कि 1 साल तक तो उन्हें पता ही नहीं चला मईशत का क्या हाल है। इस पर एक जालिम ने ट्वीट किया, उसने कहा कि पता आपको 2.5 साल बाद भी नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, बस आपको ये पता चल गया है कि आपको कुछ पता नहीं है। अब ये ट्वीट था तो हमने कहा कि दोहराने के कुफर के मुर्तकब हुए हैं, अदरवाइज तो हमें कतन उनके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना। वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। ये बातें कि जनाब हमें आने से पहले ब्रीफिंग ही नहीं दी गई, किसने देनी थी ब्रीफिंग? ज़ाहिर है हुकूमत ने तो नहीं देनी थी, क्योंकि हुकूमत जो थी वो पार्लिमानी कमेटियों के अंदर बुलाती है और पार्लिमानी कमेटियों को ये बाईकाट करके बैठे हुए थे और वैसे ही इन्होंने बाहर तमाशा लगाए रखा था। तो फिर किससे ये ब्रीफिंग का मुतालबा कर रहे हैं? ये सवाल है जो मैं करने लगा हूं। और ये किसको कह रहे हैं कि जनाब हमारी तैयारी नहीं थी और हमें तैयारी से आना चाहिए था? और किसने तैयारी करवानी थी? मेरा मतलब है कि अब पार्टी के अंदर जो लोग थे चंद एक उनमें से वफाकी वजारत में आ पाए ना, वरना तो फिर किसी और ने वज़रा दिए। ठीक है। और वरना फीस शेख का ड्रेस जो है वो तो इमरान खान को मालूम नहीं था, उनको तो वो गालियां बका करते थे जब अपोजिशन में थे। तो अब पता नहीं फीस शेख का ड्रेस किसने पर्ची पे लिख के उनकी जेब में डाला है। और इसके ऊपर और फवाद चौधरी के का ड्रेस जो था वो किसने, वो फवाद चौधरी साहब तो उस वक्त तक इमरान खान का मजाक उड़ाया करते थे और उनको किस्म किस्म के नामों से पुकारते थे। तालिबान खान जो था ये फवाद चौधरी साहब का दिया हुआ नाम है ना। और फवाद चौधरी साहब बहुत बड़े हैं, वो मुंह के साथ उनके साथ खिलाफ बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। तो वो बहरहाल जी अब पता नहीं ये सारा कुछ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। लेकिन ये आज का हमारा पहला मौजू है। और दूसरा मौजू जो है वो ये है कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने लूज बॉल खेली थी, तो अपोजिशन को क्या हुई जो अगर उसके ऊपर बाहर निकल के क्रीज छोड़ के छक्का ना लगाती। तो फिर मरियम नवाज शरीफ मर्दान पहुंची है और वहां पे फिर उन्होंने टांग टांग के वज़ीर आज़म की इन लूज बॉल्स के ऊपर लगाए हैं चौके छक्के, और इनके ऊपर बात करेंगे। और जो है PDM की पूरी क़यादत वहाँ पे पहुंची हुई थी। मर्दान में जलसा था PDM का। आपको ANP और उमीर मुकाम साहब जो हैं वो एक मुकाम पे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये है जी आज के हमारे दो मौजूआत, और आज के मौजूआत का आपसे तारुफ करवा दें। मियाँ इमरान मसूद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, साबिक़ वज़ीर तालीम है, आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की सरबराही फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, मेरे हमदम दरीना है और दिन मीडिया ग्रुप के लाहौर के ब्यूरो चीफ़ हैं। और इसी तरह इस्लामाबाद में तशरीफ़ रखते हैं हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। मुमताज़ भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। अब भट्टी साहब के चूँकि शहर में वज़ीर आज़म साहब ने ये खामा फरसाई की है, कल जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है अपनी पार्टी के लोगों के साथ। भट्टी साहब, कल वज़ीर आज़म साहब किसको कह रहे थे? देखिए रिजवान साहब, वो वज़ीर आज़म है, कुछ भी कह सकते हैं और कहते भी रहते हैं, कौन पूछ सकता है उनको। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात आपको इनफॉर्मल जो गुफ्तगू है इस मनसब पे बैठे हुए उसकी खमियाजा जो है वो चुकाना पड़ता है। हमारे इदारों के सरबराहान ने गए सऊदी अरब, फिर UAE गए,
और एक उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट शामिल थी। फिर इनकी मुलाकातें तय करवाई गईं। उसके बाद वो पैसे मिले $3 अरब एक तरफ से और $3 अरब दूसरी तरफ से, और $3 अरब का सऊदी अरब से डेफर पेमेंट के ऊपर ऑयल भी, और $3 अरब और भी मिलने थे अभी। भाई साहब जो है वो गए अमेरिका, उन्हीं के त्यारे के ऊपर, मोहम्मद बिन सलमान के, और वहां पे बैठ के एक गुफ्तगू फरमा दी जिसके लूप के अंदर ना फॉरेन ऑफिस था ना कोई और था। और उन्होंने कहा जी को OIC के पैरेलल जो है वो एक तंजीम बनाई जाएगी इस्लामी मुमालिक की, बननी चाहिए, और ये वहां पे कमिट कर आए। बाज़ जब उसकी दावत आई, शिरकत से जो है वो इनकार कर दिया, और फिर उनको बता भी दिया कि सऊदी अरब के कहने पे हमने चूंकि पैसे लिए हुए हैं तो आने नहीं, और उन्होंने वो बात कह दी अलल ऐलान, गैर मुल्की सरबराह ने। तो उसका खमियाजा अब तक हम भुगत रहे हैं, और ताल्लुकात के अंदर जो सरमोरी आई सऊदी अरब के और पाकिस्तान और UAE के, वो सब के सामने है। गो के वक्तन फक्तन हम कहते रहते हैं कि जनाब हमारे ताल्लुकात खराब नहीं है, पैसे उन्होंने मांग लिए, और एक दफा मांगे, फिर मांग लिए, फिर चाइना से लेके दे। तो ये इस तरह की सूरत एक दफा नहीं कई दफा ये शिकार कर मजहब के हवाले से इस तरह की गैर मोहतात गुफ्तगू कर देते हैं। और बाज़ औक़ात अब ये जो इन्होंने बात की है रिजवान रईस साहब, 2.5 साल में अब तक किसको नहीं पता चला कि आपको कुछ पता नहीं था? सबको मालूम हो चुका है कि आपके पास ना टीम थी, ना, और आप वो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बिल्कुल कौम को जो है वो चूना लगा रहे थे कि जी मेरे पास 200 बंदों की टीम है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और जो टीम आपको दी गई, अब जो कुछ गुजरात के चौधरी के साथ किया, अभी उनके घर चले गए जब पता चला ये जरदारी और उनकी डील हो रही है और पंजाब के अंदर कोई चेंज आ सकती है, तो वहां जाके एक के पांव पकड़ लिए, दूसरे से लड़ा दिया। ये वो खेल होते हैं जो क्रिकेट के अंदर अच्छे लगते हैं। आप इधर ने रिएक्ट किया, दूसरी दफा आपने बाउंसर कर दिया, तीसरी दफा जो है वो यार्कर कर दिया। सियासत के अंदर क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, और जब आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती तो फिर आपको कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं होता। अभी जो गुफ्तगू इन्होंने की है, ये जिसका आपने तज़किरा किया है कि जी हमारी तैयारी नहीं थी, ये 2.5 साल में कौम को बड़ी अच्छी तरह पता चल गया थी। आपने एक टीम रखी, फिर टीम बदली, फिर उधार पकड़ने बंदे शुरू कर दिए जैसे हफीज हाँ। शेख और कुछ और मैं आपको एक बात और, रिजवान साहब, मैं एक दिन ये साबित होगा। अभी आप मेरी बात, बहुत सारे नाजरीन भी शायद इसको गलत समझें और शायद जो है वो आपकी समझ में भी ना आए, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं कि ये जो कहते हैं कि ये फलां ने दिया, ये फलां ने दिया, ये बंदे इनको किसी ने नहीं दिए। ये बंदों को खुद अप्रोच करते रहे, इनके लोग अप्रोच करते रहे, और ये खाते में डालते हैं कि जी फलां ने दिया। जिस दिन ये पंडोरा बॉक्स खुला ना रिजवान रजी साहब, और जिस वक्त वहां से बाकायदा जवाब आ गया कि ये चीजें हमसे गलत मंसूब की गई हैं, लोग हैरान रह जाएंगे बल्कि परेशान हो जाएंगे। बहुत सारी जी चीजें ये बिला जवाब जो है वो अपनी नालायकियों को उधर मंसूब करते हैं। मैं जाती तौर पे मेरे इल्म में बहुत सारी चीजें हैं जो ये मंसूब करते हैं, लेकिन वहां से कोई नहीं आई। रह गई बात अपने लोगों के लेकिन खिलाफ चौधरी साजिश साहब, करना, एक सॉरी को भट्टी हटाने की, साहब, दूसरे। भट्टी साहब, जब आपके दोस्त उसको डिसोन नहीं करते और प्राइम मिनिस्टर साहब उधर उसको ओनरशिप उधर भिजवा देते हैं, तो फिर यही समझा जाएगा ना कि दोस्तों ने ही काम किया था। या तो दोस्त उसको, दोस्तों के इतने तर्जुमान हैं गैर सरकारी भी, रिजवान और साहब, उनसे के मैं जरिए डिनाई किया जा सकता है ना सर। देखिए रिजवान जी साहब, भट्टी साहब, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है कि मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये बंदे इन्होंने कैसे लिए हैं वो मुझे पता है। ठीक अब है। वहां से आए हैं या नहीं आए हैं, ये ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि वहां से नहीं आए, क्योंकि जिस तरीके से आए हैं वो मुझे पता है। तो उस तरीके में वो तो नहीं थे। अब वो नहीं थे तो कौन कौन था? वो एक्चुअली ये एक एक गेम खेलते हैं। अपने एक बंदे को हटाने के लिए एक पूरी मूव बनाते हैं, और मूव बनाने के बाद जो है मलबा डालते हैं कि जो बड़ा प्रेशर आ रहा है आपको हटा। असद उमर को हटाने के लिए इन्होंने कहा जी दूसरी तरफ से ये आ रहा है फलाना, ये एक्चुअली ये खुद उनको हटाना चाहते थे वजारत खजाना से। और फिर उसके, और ये चीजें क्लियर भी हो गई बाजा।
नहीं हो, देखें इदारों को कम ही बात करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है नहीं बोलते तो अच्छा करते हैं। अगर बोलेंगे तो पीछे क्या बचेगा, मुझे बताएं। ठीक, नवाज शरीफ के ठीक दौर होगा। में जब बोलते थे तो आप भी तनकीद करते थे, खामोश हैं, तो मेरा ख्याल है इसको क्रेडिट देना चाहिए कि यार सारा कुछ बर्दाश्त करी जा रहे थे, चुप करके बैठे हुए थे। लेकिन ये चीज बारकैफ मैं आपको बताऊं रिजवान साहब, ना इनके पास टीम है, ना टीम बना सके, ना टीम बनती नजर आती है। अभी इजाज शाह साहब को हटाया गया, उसके पीछे क्या मुहरकात थे। मजीद 4-6 लोग ये तब्दील करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, बगावत का खतरा है। और मेरा ख्याल है कि 2.5 साल जिस तरह जाया हो गया, अगले 4-6 महीने के अंदर ये टीम नहीं तब्दील कर सकेंगे। और इस दौरान वैसे ही जो जो गवर्नेंस का लेवल है, देखिए बुजदार किसकी चॉइस है मुझे बताएं। क्या बुजदार, देखिए पीटीआई में क्या वजारत आला के उम्मीदवार नहीं थे? पीटीआई के अंदर बेशुमार पोटेंशियल कैंडिडेट थे वजारत आला पंजाब के लिए। इवन कि अगर आपके पास नहीं था तो आपके पास आपके इत्तेहादी थे, चौधरी परवेज लाई साहब थे। अच्छा, चौधरी परवेज लाई को नहीं बनाना चाहते थे, किसी और को बना देते। और या देखें, आपके पास एक आसान तरीका था कि आप जिनकी अक्सरियत थी उनको बनाने देते, क्या हर्ज था? और आपने नहीं बनाने दी, बंदे तोड़े, ठीक है। बंदे तोड़ के अपने साथ मिलाए, फिर बेशुमार देखें। अगर आप गिनने पे आए तो 10 से 12 कैंडिडेट पीटीआई के अंदर पोटेंशियल कैंडिडेट थे, अलीम खान, फवाद चौधरी समेत, और ये डिलीवर कर सकते थे। लेकिन आपको कहीं और से वो 3 जो औरतों वाली कहानी थी, वहां से वो बुज़दार साहब आ गए, और उस कहानी में से अब तक पंजाब निकल नहीं सका, फंसा हुआ है। अब इस पे आप क्या कर सकते हैं? देखें, ठीक है। सोल जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम रोना रोते हैं कि जी जमहूरियत, तो पार्टियों के अंदर कैंडिडेट कहां पे डिस्कस होते हैं? एक शख्स होता है, या उसका नाम नवाज शरीफ होता है और वो अपने छोटे भाई को अनाउंस कर देता है, या उसका नाम इमरान खान होता है और वो एक डमी अनाउंस कर देता है जो कॉम्पिटेंट ही नहीं होता, या फिर आसफ अली जरदारी साहब हों तो उनका भी यही है कि वो अपना बंदा। तो ये पार्टी के अंदर कहां डिबेट हुई कि किसको होना चाहिए किसको नहीं? जमहूरियत नाम की चीज कोई नहीं है, डिक्टेटरशिप है पगले दर्जे की। कॉम्पिटेंस को कोई पूछता नहीं है, लॉबिंग देखी जाती है पॉलिटिक्स के अंदर, और वफादारी जाती देखी जा सकती है कि कौन मेरे जो है वो लायल रहेगा। सही, यही गुजार सही। की जो है वो है, यही महमूद खान की क्वालिफिकेशन है। अदरवाइज अगर उनकी कोई कॉम्पिटेंस का गवर्नेंस का लेवल चेक करना है तो वो आप हालात आपके सामने हैं बिल्कुल ठीक है। सूबों के। बहुत ज़्यादा सियासत के अंदर मुश्किल तरह की बातें होती रही हैं, चूँकि इमरान मसूद साहब आपका तल्लुक़ काफ लीग से भी है। इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए चौधरी साहबान के पास, और हमें बताया गया कि जनाब तमाम इशूज़ सॉर्ट आउट हो गए हैं, और जो है वो PMLQ के सारे शिकवे दूर हो गए हैं, जिनके अंदर एक शिकवा जो था वो मुनिस लाई साहब को पोर्टफोलियो ना देना भी था। तो जबकि चौधरी बरादरान ने ये कहा कि जी मोनस जो है वो कभी भी इशू नहीं रहा, ये PTI का ख्याल है या उनका प्रोपेगेंडा है। और जैसे ही वो इमरान खान साहब वापस गए हैं, हालात स्क्वायर वन पे वापस आ गए, और वही बातें PTI के हलकों से और सोशल मीडिया से, और वही जिसे कहना चाहिए हजब और बकवासियात जो प्रोपेगेट होती हैं, जो उनका हाल मार्क है आम तौर पे भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी। ठीक है, वो 1-2 गालियाँ वाला सबक जो रट के आए होते हैं वो उन्होंने हर जगह के ऊपर बोलना होता है, जो उनको व्हाट्सएप के जरिए आता है। और फिर वहीं पे काफ लीग फिर वहीं पे उसी आने की वाली जगह पे उसी तनख्वाह के ऊपर काम करेगी। देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे और मुलाकात हुई, चौधरी शुजात हुसैन का पता करने के लिए आए थे साइट पे, फिर बैठ के तीनों हजरात की मुलाकात हुई, वहाँ पे गिले शिकवे दूर हो गए। जो हमारी जो ख़बर है और हमें जो ऑफिशियल जो हमारी लाइन है, देखिए जमातों में रह के कोलिशन में इंसान करता है, एतराज़ भी करता है, प्रोटेस्ट भी करता है, ठीक है, कोशिश करता है कि आप गाइड करें, सही रास्ते पे गाइडेंस हो जाए, अपने तजर्बे के साथ अपनी इनपुट भी देता है। तो जो बात एक तो विज़िट के हवाले से बड़ा अच्छा खैर सगाली विज़िट था, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मामलात जो है वो ठीक हो गए हैं और हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक हो गया। जो बात आपने की वो लूज बॉल खेलने वाली, मैं उस पर 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, दूसरे पे आएंगे, दूसरे सेगमेंट में। सिर्फ जो लूज बॉल करने वाली बात है वो कर दीजिए आप,
कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो बातें करते हैं, हाँ, चौथे के दिन उसी पे बात करना चाहता वो इस तरह भी की बात करते हैं जिसके ऊपर वो मछेरे वाला लतीफा याद आ जाता है। मछेरे वाला लतीफा अगर आप फरमाएं तो मैं अर्ज कर दूं, हुक्म फरमाएं तो, इजाजत हो तो। वो एक मछेरा था, उसने एक बड़ी अच्छी मछली पकड़ ली और वो बड़ी खूबसूरत मछली थी, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो उसने कहा कि इसे आम मंडी में बेचने की बजाय अगर जाके मैं बादशाह के महल में पेश करूं तो वो बड़ा इनाम देगा। तो जब बादशाह के महल के बाहर पहुंचा तो वहां पे दरबान जो था वो अंदर नहीं जाने दे रहा था, है। और मुमताज भट्टी साहब सुनिएगा, और आखिरकार तय हुआ कि जो इनाम मिलेगा आधा दरबान का होगा और आधा मछेरे का होगा। तो अब मछेरा साहब जब अंदर पहुंचे तो अंदर बादशाह के महल वो जारी था जी, दरबार। तो उन्होंने जब पेश की मछली तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो मछेरे ने कहा कि जी 100 जूते मारे जाए मेरे सर के ऊपर, तराख तराख करके। बादशाह ने कहा यार कोई, उसने कहा नहीं। जब जूते 50 पर तक गिनती पहुंची तो मछेरे ने कहा ठहर जाए। मछेरे ने कहा कि मैं और आपका दरबान सेम पेज पे है, तो लिहाजा आधा इनाम मेरा है, आधा इनाम उसको दे। सर ये चौथे के दिन जो जरूरत पड़ जाती है ये बताने की कि हम सेम पेज के ऊपर है, यानी कि मैनू ना कोसो उन्होंने भी कोसो जेडे मैनू लेके आए ने, ना योर टेक सर। देखिए मैं आपको बताऊं, लूज बॉल खेलने की कोई गुंजाइश नहीं। आप पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर तकरीर जब करें, आप इक्तदार में हो, बतौर प्राइम मिनिस्टर हो, बतौर आप मिनिस्टर हो, पॉलिसी स्टेटमेंट आप दे दें, तो आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, कोई माफी भी नहीं है। ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता नहीं था, मुझे ये है वो है, मेरी तैयारी नहीं थी, तो ये बातें ऐसी जो है, इसकी जो जब ये डिलीवर की जाती हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग या इसकी जो ट्रांसलेट जब होती है बात जाके पब्लिक में, तो वो नेगेटिविटी उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है और लोग उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। देखें, मिसाल आपको दूंगा, गुलाम सरवर साहब हमारे कॉलीग रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने पायलट्स के बारे में एक स्टेटमेंट दी कि पेशतर पायलट्स की जो डिग्रियां वो जाली हैं। ये स्टेटमेंट जो है आपकी, ये पूरी दुनिया में स्टेटमेंट की, और जहां जहां हमारे पाकिस्तानी पायलट जिस भी एयरलाइन पे काम करे तो वहां से फारिग हो गए हैं। उन्होंने कहा जाएं आप अपनी जो है लाइसेंस जो है हमें आप वेरीफाई करवा के लाएं। जी जी बिल्कुल। वो जस्ट वन सिंगल स्टेटमेंट। अब ये कहना, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कि जी मुझे खेल अपना डिलीवर करने नहीं दिया जा रहा, मेरी टीम जो है वो मुझे मिल नहीं रही, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए ना, 1990 में जब पहली बारी मैं असेंबली में गया, वाइन साहब चीफ मिनिस्टर थे, वट्टू साहब ने अदम एतमाद कर दिया और वो खुद चीफ मिनिस्टर बन गए, हुकूमत हमारी टूट गई, असेंबली हमारी टूट गई। अब हम हल्के में गए और हमने कहा कि जनाब सॉरी, हम तो 2.5 साल काम ने हम आपकी खिदमत नहीं कर सके क्योंकि असेंबली टूट गई। तो लोगों ने कहा सॉरी, हम इस बात को नहीं मानते, आपने जो है वो डिलीवर नहीं किया। तो लिहाजा पब्लिक भी इस बात को नहीं मानती कि आप कैसे आए, आपको काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा, इसकी तो कोई गुंजाइश ही कोई नहीं है। तो स्टेटमेंट्स जो है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टेटमेंट्स देने का या स्टेटमेंट्स का बहुत बड़ा असर होता है। वन सिंगल लूज स्टेटमेंट जो है ये आपको जो है वो तबाही की तरफ ले जाती है। मैंने इसको खुद प्रैक्टिकली मैंने इसको एनालाइज किया कि स्टेटमेंट्स कितनी जो है वो खतरनाक होती हैं। मैं अपना इंडिया में बैठा हुआ था और वहाँ पे उनके आर्मी चीफ जनरल जे सिंह मेरे साथ अपना बैठे हुए थे एक महफिल में, चीफ मिनिस्टर इंडिया का वहाँ पे हलफ था, वहाँ पे बात हुई और उस आर्मी चीफ जनरल ने कहा कि मैं अपनी किताब में 2 चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो आर्सेनल है, एसेट्स है, वो सेफ नहीं है। दूसरी मैं बात लिख रहा हूँ कारगिल के हवाले से मैं लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा उस आर्मी चीफ ने कि दोनों बातें मेरा मौक़िफ़ साबित हो गया क्योंकि आपके वज़रा ने स्टेटमेंट दी है। हमारे भाई शाह महमूद कुरैशी उस वक्त भी फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ये सेफ नहीं है, तो उसने वो पकड़ ली स्टेटमेंट। दूसरा, मियां नवाज शरीफ ने यह कहा था कि कारगिल जो है वो जनरल मुशर्रफ का अपना एडवेंचर था, उसमें मैं शामिल नहीं था। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये नुकसान पहुंचाती हैं, ये मुल्क को भी नुकसान पहुंचाती हैं और आपकी सियासत को भी। तो प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार हैं सर जी, शाह महमूद कुरैशी, बस तो फिर आप स्टेटमेंट मैंने भी दे दी। तो लिहाजा मैं अपना ये कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर, लोग कहते हैं जी बड़े वो भोले हैं, वो सादे हैं, वो हर चीज सच बोल देते हैं। तो कभी कभार सच, मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोलना चाहिए,
मैं ये कहता हूँ कि खामोश लेकिन सच नहीं भी बोलना चाहिए। हाँ, खामोश रहना जो है बेहतर है। सच बोलना चाहिए लेकिन खामोश रहना भी बेहतर होता है, और जरूरी कि हर मौके पर इंसान बोले। और खामोशी की अपनी जुबान होती है। जी बिल्कुल होती है। रिजवान साहब, जी भट्टी साहब। रिजवान साहब, मैं अरसान भट्टी साहब से माजरत के साथ सिर्फ एक मिनट में जाए। देखिए, रिसेंटली इन्होंने स्टेटमेंट दी कि फौज मेरे नीचे है। और भाई, फौज जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, मुल्क का आईनी इदारा है, और मुल्क का जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, बहुत दफा फौज जो है वो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, नवाज शरीफ के अंडर थी, बेनजीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थी, उनके अंडर थी, शौकत अजीज था, उसके मातहत इदारे सारे उनके अंडर, चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर होते हैं, वो आप हो या कोई और हो। लेकिन जब आप उसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे कि मेरे नीचे है, मैं जैसे उसको इस्तेमाल करूंगा, देखिए ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कौमी इदारा है। पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इसको प्रेजेंट मत करें, आप कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप एक जो है ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आपको ये कोई नहीं बता रहा तो बहुत आपके मुशीर नायल हैं। सेकेंडली देखें, तीन बातें मैं आप शॉर्टली। नंबर वन, ये जो बात मैंने की, फिर आपने एक चीज धरनों के मौके के ऊपर हुई, जब फजलुर रहमान साहब का धरना था, जब इनसे कहा जाता था, इनके मिनिस्टर्स को बुला कहा गया कि जाएं जी, एंगेज करें मुज़ाकरा, उन्होंने कहा जो करना तुसी करना भाईजान, साढ़े को कोई नहीं। मतलब एब्सोल्युटली आप ये समझते हैं कि हमें हर चीज जो है वो प्लेट में रखकर पेश की जाए, और एक दिन आप उठते हैं और कहते हैं कि हमें तो इन्होंने सिखाया ही नहीं था कि गवर्नमेंट जो लाए। मतलब ये इससे कंसेप्ट तो यही जाता है ना। तो जी 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 ये ठीक हो, बड़ा डेंजरस और बड़ी बदकिस्मती है, डेंजरस बात है। लेकिन भट्टी साहब मेरी बात वहीं पे है कि जो लोग ये कर रहे हैं उनके पास क्या आर्गूमेंट है। जब उनसे पूछा जाए तो फिर और कुछ गद्दारी के फतवे लग जाते हैं। मुरसलान भट्टी साहब अगर टुर पे ये भट्टी साहब जो है ये खतरनाक रस्तों में चले जाते हैं कि आगे से हम सवाल पूछें और मैं जो है वो फिर कहीं पे है मेहमान बने। हम इसकी बात, हम भट्टी साहब की बात नहीं सुनते, मुमताज भट्टी साहब की, हम दूसरे भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। असलान भट्टी साहब, आप देखिए, अभी मुमताज भट्टी साहब ने वो वाकया सुनाया अमेरिका वाला है कि वहां पे जो इन्होंने बैठ के स्टेटमेंट जारी की, ना उसमें फॉरेन ऑफिस था, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस शामिल था, और इन्होंने बैठ के एक स्टेटमेंट दे दी। और अगले जल्दे जहाज चो लाया सी, अगर तुहानू याद होए, जहाज टेक ऑफ कर गया था, वो 737, वो टोपी वाला जहाज होता है, वो फिर आधे घंटे क्या उसने लूप लेके दोबारा लैंडिंग की और क्या के पायन चलो जा थले। ठीक है, फिर हम 2 दिन के बाद कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर लेके आए और हम जद्दा पहुंचे, और वहां पे हमने माफी तलाफी की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा माफी निश्ता। और हम 2 दिन वहां पे उम्रे के नाम के ऊपर बैठे रहे वापसी पे, और आगे बड़ी डिटाई से कहा कि हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, हम सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात का जनाजा पढ़ आए थे। ठीक है, अब भी वो जो अगले हफ्ते भेज रहे हैं, जनवरी के पहले हफ्ते, वो अपना वजीर दिफा ही भेज रहे हैं ना। ठीक है, अपना वजीर खारजा या नायब वजीर खारजा क्यों नहीं भेज रहे हमें कंसोल करने के लिए, पहला इंटरेक्शन है। तो खैर, हैविंग सेड दैट, यार इतनी कीड़ा जो में गए, कीड़ा क्यों नहीं ऑक्सफोर्ड दे विच कोई कर लिया सी, टॉप कर लिया सी कि उससे बड़ा अबूर हासिल हो गया था लिसानियात के ऊपर, कीड़ा जो में एक फिक्रा बोलिया नहीं जाता मसूफ को। इटा इसरार क्यों है कि जी वो एक्सट्रम्पोर्ट बोलणगे और हर मौजू ते बोलणगे और बेतकान बोलणगे, मेरी तो शहद तो लैके ते अमरीकी वजीर दिफा तक बोलणगे, क्यों, वाई रीजन? रईस साहब, इसका रीजन सबसे पहली जवाब ये है जी कि मुर्गी का जो अंडा है ना वो 25 रुपए का हो गया आज। हो गया? हाँ जी, हो गया जी, माशाल्लाह। रईस साहब, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, जो हमारे से बड़े थे, उनसे हम जब बैठते थे, कोई अकल की बात अगर सीखते थे, वो एक बात सबसे ज़्यादा जोर देते थे कि सोचो, समझो और फिर बोलो। यानी ना तो कल बोलो, उतना बोलो जितनी ज़रूरत है। अगर नहीं बोलना तो खामोशी सबसे सस्ती, सबसे अच्छी होती है, खामोशी रहो। उसका मतलब यही होता है जी कि अगर मेजॉरिटी उस तरफ है तो आप भी उस तरफ है, अगर माइनॉरिटी उस तरफ है, अकलियत उस तरफ है तो आप भी उस तरफ हो जाए। अब हमारे ये कि इनको नहीं मालूम था कि जी इनको 2.5 साल से क्या चलना है या क्या इन्होंने करना है, इन्हीं को नहीं मालूम था। बाकी तो देखें, डे 1 से कौम को भी मालूम है, इनके लाने वालों को भी मालूम है, और उनको भी मालूम है जिन्होंने दिहाड़ियां लगाई हैं, आटा चीनी दवाइयां जी सबको मालूम है, सबको मालूम है। देखें, इससे बेहतर जाने ना जाने गुली ना जाने बाग, इससे बेहतर वो बाग गुली ना जाने है। इनसे बेहतर आदमी जो है ना वो नहीं मिलना। इतना बेवकूफ आदमी माजरत के साथ कि वो कैसे मिलेगा।
कि जो बंदा जिसको पता ही नहीं है कि गवर्नेंस क्या होती है, जिसको पता ही नहीं है कि जी आटे तेल भाव को चीनी का भाव कैसे करना है, हमने सेटल हमने कैसे करना है। अभी आप मुझे बता दीजिए, शाह महमूद कुरैशी साहब आज फिर लगे हुए थे इसराइल के ऊपर भी एक जगह पे बोल रहे थे, उसके साथ साथ वो फिर अपोजिशन पे बोल रहे थे। हमारे वजीर आजम, खास तौर पर वजीर आजम जो है वो ज्यादा नजदीक बैठते हैं, मुमताज भट्टी साहब, उन्होंने फिर आज वहां पे इस्लामाबाद में पुलिस परेड के दौरान जो उनकी वो पासिंग आउट परेड हुई है उसमें कह दिया जी अपोजिशन की जेबें भरी हुई हैं, इनके बच्चे जो है वो करोड़पति अरबपति हैं बाहर। मुझे बताइए रही साहब कि अपोजिशन का या नवाज शरीफ का या इन दैट केस आसिफ अली जरदारी साहब का या बाकी लोगों का, इमरान खान साहब के बच्चे मर्दान रहते हैं, उनके ख्याल में तो यही है जी, वो मर्दान ही है। बर्फबारी वहां भी होती है, यहाँ भी होती है, एक ही बात है, बर्फ तो वही है ना जी, आसमान तो वही है, बस इतना टाइम का फर्क हुआ तो क्या हुआ, उधर सुबह 4 बजे हो जाती है, यहाँ पे शाम को 4 बजे हो जाती है। मर्दान जिला लिवरपूल, हाँ जिला लिवरपूल, हाँ बस ऐसे ही है। अब उसमें मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि इनको बार बार ये अपने आप को यकीन दिलाते हैं, किसको यकीन दिलाते हैं कि ये वाले इदारा मेरे मतहत है, नादरा मेरे मतहत है, FIA मेरे मतहत है, फलाना इदारा मेरे मतहत है। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि ये देखें, आपकी रईस साहब खबर देंगे तो उसकी रिबटल भी आएगी, उसकी क्लैरिफिकेशन भी आएगी अगर आप कोई गलती उसमें करेंगे। तो जब आपने खबर ही नहीं देनी तो उसका कुछ भी नहीं होना आपके साथ। तो इनके साथ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, अपने आप को यकीन दिला रहे हैं, जो इनके साथ बंदे हैं वो यकीन दिला रहे हैं। कुरैशी साहब की अपनी लाइन है, उन्होंने जो हमारे खारजा पॉलिसी का जो बैठाना था वो बैठा चुके हैं। उसके बाद आप देखें कि इनके पास वजीर ही नहीं है पूरे प्रॉपर कि जो इनके सारे वजारतें सेट कर सकें। कभी असद उमर साहब की टांग जो है वो वजारत खजाना में फंसाई होती है, वही उन्होंने मनसूबाबंदी में फंसाई हुई है, वही उन्होंने किसी और जगह पे फंसा दी है। हमाद अजहर साहब को कभी ऊपर कर देते हैं, कभी बेचारे को नीचे ला के वजीर खजाना का कलमदान फिर उन्होंने फीस शेख साहब को दे दिया, जिन्होंने 17 रुपए किलो टमाटर बेच दिए थे, वापस ले लिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने लाने वालों को बेवकूफ बना रहे हैं, या कौन को बेवकूफ बनाने चले हुए हैं। ये कौन सी गाड़ी में बैठने हैं? लिविंग इन फूल्स पैराडाइज हमने सुना था, हमने देख लिया इन 2.5 सालों में कि लिविंग इन फूल्स पैराडाइज है, जन्नत भी है, मसला ही कोई नहीं। टीका लगवाएं हुरे नजर आएंगी आपको भी, वो भी तो वैसे वो दूसरे टीके लग रहे हैं सारे, वो जो है आपके कोरोना वाले। मुझे लगता है कि मेरे मोहतरम काबिल एहतराम वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने ना वो कोरोना का जो टीका ना -80 डिग्री वाला वो लगवा लिया है। अच्छा। उसका फायदा यह है जी कि उसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलता। अच्छा। 2-3 दिन आप बड़े आराम से सुकून से हाई फ्लड में रहते हैं। हाई फ्लड का मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा बनूदगी में रहेंगे। वो वैसे यहाँ आया नहीं है, लेकिन हो सकता है स्पेशल फ्लाइट से आ गया हो, चुके बरतानिया की फ्लाइट से इन्होंने खोल दी है फिर, और उन्होंने कहा जी ये SOP ले लें। SOP तो हम रही साहब बड़ी दूर की बात छोड़ें। मसला ये है कि इनको ये मालूम बिल्कुल था कि इन्होंने जो टीम अपनी तुर्रम खान सारे जो थे और जितने भी थे कि इनका मुकाबला चंगेज खान से होने जा रहा है या नवाज शरीफ से है या आसिफ जरदारी से है। ठीक है, इनको मालूम था। ये सब कुछ इन्होंने जानबूझकर किया है कि हम इतना जिच कर दें सियासतदान को कि लोग ये कहना शुरू कर दें कि यार वो सदारती निज़ाम अच्छा था या फलाना निज़ाम ठीक है या टिंगड़ा निज़ाम ले आते हैं, यार इनसे तो कोई डिलीवरी नहीं होना। ये बेसिकली इन्होंने सियासी निज़ाम और सियासतदानों को गंदा किया है और बेतहाशा गंदा किया है, और लोगों का अदम एतमाद जो है उस पर कराने पर ये पूरी तरह तैयार है कि ये सियासतदान, हमें जमहूरियत वारा ही नहीं खाती है। बिल्कुल ठीक है। वैसे सदारती निज़ाम में सियासतदान ही आएंगे मेरा ख्याल है? नहीं, जरूरी नहीं है जी। अच्छा, वहां पे वो डंगर भी आ सकते, कुछ भी हो सकते हैं, अभी भी है, उसमें भी आ जाएंगे। अच्छा, अभी भी हैं। हाँ जी। अच्छा, चलिए ठीक है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे अगले मौजू में तो डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने जितने जितने लूज बॉल फेंके थे, PDM ने मरियम नवाज शरीफ की सरबराही में आज मर्दान में उस पे क्रीज से बाहर निकल के छक्के लगाए। वो क्या छक्के, वो काउंट कर रखे हैं हमारे स्कोरर अरसलान रफीक भट्टी ने, ये बताएंगे आपको वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। बात इस सेगमेंट में हम करेंगे, आज PDM ने एक शो किया है मर्दान के अंदर। अपना भट्टी साहब, लाहौर का जलसा जो था उसके बाद लॉन्ग मार्च के अंदर तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, तो ये PDM ने फिर क्या रौनक लगाई है? ये देखिए रईस साहब, इनका हुकूमत का ख्याल ये था कि जी ये जो आखिरी लाहौर का जलसा है इसके बाद काम खत्म हो जाएगा। ओके। वो खत्म नहीं हुआ। अच्छा। वो उन्होंने इन पार्ट्स कर दिया है। पहले अगर बैक वक्त सारों की लीडरशिप एक जगह इकट्ठी होती थी, अब उन्होंने कहा जी कि अपने अपने आप
मुख्तलिफ सूबों में जलसे शुरू कर दें और लोगों को मोबिलाइज रखें ताकि लोग जो हैं वो लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी पकड़ें। ठीक है। अब मर्दान अगर जिला लिवरपूल में है या वो जिला बर्लिन में है तो मुझे नहीं पता, अच्छा। लेकिन केपी में जरूर है वो। हाँ, केपी में जरूर। और उसके आपको पता है कि वजह शोहरत वो तंबाकू शंबाकू भी है थोड़ा सा, जी जी जी। हल्का फुल्का वो तंबाकू भी खा भी जाते हैं। नहीं, वो जिसके ऊपर टैक्स चोरी का इल्जाम जी जी, है मैं ना, वो इधर ही आ रहा था। 60 अब मामला ये हुआ जी 70 अरब रुपए हाँ की जी, टैक्स चोरी। सिर्फ 70 अरब का है। वो सिर्फ करें ना जी, सिर्फ क्या करें। 70 रुपए किलो तो आटा है, अभी मुश्किल से मिलता है वैसे तो। वैसे आपस की बात है, जितने स्कैंडल आ रहे हैं उसमें तो ये 70 अरब रुपया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारा इतना इनके जितने इस हुकूमत के ना साहब, ये मैं बात रिपीट कर रहा हूँ ऐसे कि जितने इनके अरब बनते हैं ना, इतने तो शायद अरबों की आबादी नहीं है, आबादी नहीं, जो हिसाब करने लगे हैं ये बहरहाल। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, मरियम नवाज ने देखें जी आज सिंपल कह दिया है कि जी आजम खान होती वहाँ बोले, सारा कुछ और भी बोले, वो ANP वाले भी बोले हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बोले हैं, मरियम नवाज साहब भी बोली हैं। उन्होंने मरियम बीबी ने वहाँ पर ये फरमाया है कि जनाब ये इस्तीफे जब 400 के करीब पहुँचेंगे तो फिर मैं देखती हूँ असम्बली कैसे चलेगी। अगर आपका देखें, आप एक बंदे को आप बात करने को तैयार नहीं है। शेख रशीद साहब रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं जी आए बात करें, किससे? अगर इमरान खान से बात नहीं करनी तो किससे करनी बताएं। बात यह जी कि आप जब अपोजिशन को इस हद तक धकेल देंगे, एक साइड टू वॉल कर देंगे, बिल्कुल पुश करके वॉल के साथ लगा देंगे और उसकी तरह नारगली की तरह उसको दीवार में चुनवा देंगे, तो वो तो फिर अंदर तड़पेंगे। और वो यही कर रहे हैं। अब अभी कुछ दिन के बाद में खल जलसा है कराची में, वो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं वहां पे जलसा। अंदरून सिंध भी उन्होंने कराची नहीं, वो बेनजीर भुट्टो साहबा की लाड़काना तो करेंगे ना। हाँ जी, वो भी करेंगे। कराची में भी प्लान शुरू किया उन्होंने कि कराची में भी दोबारा एक रीमोबिलाइजेशन समझ लें उसको आप, कि वो करें। अब उसमें देखें मरियम बीबी ने आज सारे चीजों पे बार बार उन्होंने बनी गाला का जो कार्य रेगुलराइज कराया 2 दिन के अंदर, वो भी उन्होंने बता दिया। नहीं, लेकिन उसके लिए तो कानून साजी हुई है ना, काबीना ने उसकी अप्रूवल दी है उस कानून साजी की। साहब फिर वो हुई, आपका मेरा घर अगर जाती उम्र की किसी नुक्कर पे है, उसके लिए तो कानून साजी होती नहीं है, उसको डीरेगुलराइज ही कर दें, चलें रेगुलराइज ना करें तो उसके ऊपर सारा कुछ है। उसकी सड़कें ऊपर मुझे ये बताया गया था कि जो मैं जिस जगह पे रहता हूं कि ये घर जो है ये अभी रेगुलराइज होना है जी, ठीक है, और मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का जिस दिन ये नोटिस आए, मैं वो नोटिस लूं और जाके पाकिस्तान की अदलिया के सामने बैठ जाऊं, वहां पे धरना दे के कि भाईजान जिस असूल के ऊपर आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कई 100 कनाल का घर जो है वो रेगुलराइज किया है, उसी कानून के तहत उसी रेट के ऊपर उसी रेट के ऊपर मैं गरीब आदमी हूं, नहीं दे सकता, ये मेरा भी घर रेगुलराइज करे, नहीं तो फिर मैं तो फिर खुदकुशी कर लेनी है वहां पे। ये मतलब ये यार ये हमारी अदलिया जो है ये क्या कर रहे हैं यार, मेरा मतलब साहब वो अपना काम कर रहे हैं, नोटिस जो होता है वो आपके और मेरे पे होता है ना साहब, वो करने दें उन्हें काम। आप क्यों? और ये कोई कानून साजी जो है ना वो पार्लियामेंट की नहीं है हजूर, ये कानून साजी जो है ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और इसको अदलिया उड़ा के फेंक सकती थी, लेकिन नहीं फेंका जा रहा। कोई बात नहीं। इसकी मिसाल ये देखें, आज हुकूमत चलेगी सेनेट के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जी कि जी तशरीह करें इस कानून में 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन हो जा रहे हैं जी, जो कि सही नहीं है, आप इसको शो ऑफ हैंड पे लेके जाएं। बात ये रही साहब, ना शो ऑफ हैंड होगा यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं होना, जो चाहें आप अपना करा लें। मामला सिर्फ इतना सा है कि कानून अमेरिका में मुझे बताइए कि वो कांग्रेस से और सेनेट से बहुत शायद मिनिमम बंदे लाते हैं अपनी वजारतों में, वजीर उनके ऊपर से स्पेशलिस्ट लेके आते हैं। क्यों लाते हैं? कि हमारा जो काम है, जो अरकान पार्लियामेंट है, उनका काम कानून साजी होता है और अवामी मुफाद की कानून साजी होता है, जाती मुफाद की नहीं होता। यहाँ पे ये जो कानून पास हुआ है ये जाती मुफाद का कानून था, ये अवामी मुफाद का कानून नहीं था। वो आपके और मेरे घरों पे लागू नहीं होना यार, वो इमरान खान के घर के बाहर लागू नहीं है यार, बनी गाला के बाकी इलाके पे लागू नहीं है। 274 कनाल जितना भी एरिया वो बनता है उसके अलावा किसी जगह पे लागू नहीं है। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर ऑपोजिशन ये चीजें उठाती है अपने जलसे जुलूसों में, ठीक हो गया, क्या गलत करती है? बिल्कुल ठीक है। एक कानून वज़ीर आज़म साहब के लिए है, एक कानून 22 करोड़ बाकी जितने बचते हैं एक निकाल दें उसमें से, बाकी लोगों के लिए है। ठीक, ज्यादती है, ज्यादती है। मुमताज भट्टी साहब की तरफ चलते हैं, फिर इमरान मसूद साहब से इसको कंक्लूड करवाएंगे। भट्टी साहब, अपोजिशन ने आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर को उस तरह जवाब देने की कोशिश की है, या जिसे आप कहें आड़े हाथों लिया है। अपोजिशन जो एक उसका इम्पैक्ट लाहौर जलसे के बाद मीडिया ने खत्म करने की कोशिश की, उसे रीगेन करने की कोशिश कर रही है। योर टेक?
देखिए रिजवान साहब, वो अपने एफर्ट लगे हुए हैं। पीडीएम का आज जो जलसा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से ये मर्दान में रखा गया था, उसमें पीपल्स पार्टी की शिरकत जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी, और उनके कारकुनों की तादाद भी कम थी। बताया ये गया कि वो मियां इफ्तिखार साहब ने कहा कि वो बरसी के लिए तैयारियों में उधर मसरूफ हैं, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी। तो देखें, आप जितना भी इसको देखें ना, पीडीएम का जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला इस तरह का रहता है। जैसे कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से रिसेंटली, धरने के हवाले से और इस्तीफों के हवाले से। तो बहरकैफ कोई उधर भी हालात उतने अच्छे नहीं हैं। गो के गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। आज मौलाना फजलुर रहमान ने काफी काम खड़काया है और इमरान खान के बारे में। लेकिन रिजवान, मुझे एक बात बताएं, अगर इतला ये है कि ये केसेस जो है आसिफ अली जरदारी साहब के, ये सिंध ट्रांसफर हो जाएंगे, हो सकता है पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना दे, हो सकता है पीडीएम के अंदर दराड़े पड़ जाएं, हो सकता है ये तहरीक भी कामयाब ना हो सकता है इस्तीफे सारे ना दें, ये भी मुमकिन है कि धरने के लिए भी सारे रजामंद ना हो। इवन देन, क्या जो मौजूदा मसाइल हैं और चैलेंजेस हैं, और जिस मतलब पंजाबी को जिस खोबे च ये हुकूमत है, रिजवान ये सब, क्या ये इसमें से निकल जाएगी? देखें, आप पीडीएम को तो एक तरफ रखें, जब हम खुद प्राइम मिनिस्टर उठ के कड़क कहते हैं कि जी हम नहीं डिलीवर कर सके, उसके बाद तो फिर बाकी बहस ही खत्म हो जाती है। तीसरी बात ये कि दूसरी बात ये कि क्या आगे कोई डिलीवर करने के चांसेस नजर आते हुए हैं? नजर नहीं आते। क्यों? ठीक। ये जो मेरिटोक्रेसी की बात करते थे, उस मेरिटोक्रेसी के अंदर जो है वो जो लोग इन्होंने लगाए हुए हैं सूबों के अंदर और वफाक के अंदर, जो कैबिनेट है वो डिलीवर कर सकेगी ये इनको भी पता नहीं कर सकती। रह गई बात, आपने वो शेख रशीद साहब को छोड़ दिया करें, वो परेशान है आजकल बेचारे। वो कौन, वो खातून एक आपकी लाहौर में लगी फिरती है, पता नहीं वो उसने क्यों टारगेट किया हुआ है शेख साहब को। तो उनको छोड़ दिया करें, काम शाम करने दें, अगर करते हैं तो मासूम आदमी है आप शेख फिर साहब। उनको। अच्छा, अच्छा, नहीं मासूम मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार चलो छाड़ ही दो, आज तक दिन इमरान नहीं, खान पटी की साहब, बात पटी साहब, शेख साहब नु ना, पटी साहब, उनको शेख दो ही साहब मार मियां पड़ मोहम्मद रही है। बख्श साहब दा शेख रशीद अहमद को दो ही मार पड़ रही है। उनको पहली बार तो पीएमएलएन की तरफ से पड़ रही है लाहौर से, दूसरी बार पीटीआई के अंदर से पड़ रही है। पीटीआई के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है जब से उसने वजारत दाखिला संभाली है। और मैं आपको बताऊं, कोट अनकोट एक बात बता रहा हूं, कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर शेखबर कोई नहीं, जे मैं जे भाई मैं ही आप सारे एफआईए शेफआईए देखूंगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन एक मीटिंग रखी गई, तीसरे दिन ये मीटिंग कंडक्ट हुई एफआईए की, और इसको चेयर किया जनाब शहजाद अकबर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर की भी इसमें बाद में आके शामिल हुए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, पहले शहजाद अकबर साहब चेयर करते रहे, और पीटीआई के अंदर एक बाकायदा मुहिम शुरू हो गई है कि शेख रशीद से। अच्छा, फिर मैं आपको कोट अनकोट एक और बात, चले आप तस्दीक करवा लीजिएगा। एक साहब ने, एक मिनिस्टर ने इमरान खान को कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी कि खान साहब तको उन्होंने आप कहने लग गया जे, मतलब वो अपोजिशन की बात करते हुए शेख रशीद ने कहीं आप कह दिया, तो कहा तुसी ਇਹਨੂੰ वजीर दाखिला बनाया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आप कहने लग गया, पहले तूतकार करता सी ਉਹਨਾਂ। मतलब दिस इज द लेवल यार। ये मैं आपको, आप कहीं से तस्दीक करवा लें, ये मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर चलें भट्टी साहब, टाइम डिस्कस हुई। टाइम मुख्तसर है दूसरे सेगमेंट में। भट्टी साहब, कोई बात ऐसी बातें सुनना चाहता होता तो उसको सुनाई जाती हैं, ठीक है ना। ऐसी छोटी छोटी घटिया बातें जो होती हैं, बच्चों वाली बातें जो होती हैं, तूने मेरे टोबे लिए हैं, मैं तुम्हारी फटी तोड़ूंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हारी कॉपी फाड़ूंगा, तुमने मेरी पेंसिल चोरी की है, ये वाली बातें जो हैं, ये कोई सुनना चाहता है तो उसको सुनाई जाती है भैया, नहीं कोई सुनना चाहता। इमरान मसूद साहब, आखिरी चंद मिनट हैं, तो मैंने कहा आपसे बात कंक्लूड करा लें। अपोजिशन जो है वो अपना वो वाला पॉलिटिकल हाइप जो उन्होंने क्रिएट कर ली थी सोशल मीडिया या दूसरे हवाले से, उसको वो लाहौर के जलसे के बाद जाते हुए देख रही है और रीगेन करने की कोशिश कर रही है। मरियम को जब भी मौका मिलता है वो बहुत खौफनाक फिक्रेबाजी करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल।
देखिए, जो जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये थी कि लाहौर का जलसा जो है वो क्लाइमेक्स पॉइंट है, और लाहौर के जलसे के बाद जो है वो तमाम पीडीएम जो है वो मुस्तफ़ी हो जाएगी, इस्तीफ़े दे देंगे, और जो है ना वो असल जो है ना वो टारगेट उसका पीडीएम का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ना हुआ। पीडीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहा कि हम अब लॉन्ग मार्च करेंगे, और हम जो हमारे जो उसकी डेट है वो आगे चली गई। देखिए, अपोजिशन को हक हासिल है कि वो जलसा जुलूस करे, और हर कोई अपना नैरेटिव जो है वो पेश करता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन में रह के अपने वोटर्स को मोबिलाइज़ करती हैं, अपने इलेक्टेड ममदों को साथ रखती हैं कि वो छोड़ के ना चले जाएं, और यही कहा जाता है कि बस कल की हुकूमत आज गई बस जाने वाली है। सर, ये तो चलता है, ये होता रहता है सारी ज़िंदगी, हम भी ये देखते रहते हैं। सही। अब देखना ये है कि आप किस इश्यूज़ पे आप क्या बात करते हैं। सही। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो नहीं बख्शते अपोजिशन को। उनको जहाँ मौका मिलता है वो उसको खड़का देते हैं, और ये वो कहते हैं कि ये करप्ट हैं, और सारे करप्शन में ही ये बाहर गए हैं। दूसरी तरफ भी प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के भी सदर और प्राइम मिनिस्टर वो भी रहे हैं। तो इट इज़ अ वॉर बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं और जो है अपना साबिक वज़ीर आज़म। फिर उनकी औलादें आगे आ गई हैं, एक तरफ मरियम आ गई हैं, एक तरफ बिलावल आ गए हैं, वो नया खून है। वो जो अब नया खून है। जवान खून है। अब वो जो है वो मियां शहबाज शरीफ वो जेल के अंदर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो असल लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। फिर हमजा शहबाज साहब पंजाब के लीडर हैं अपोजिशन, वो भी अंदर हैं, जेल में अंदर हैं। तो ये जो है, ये जंग जो है ये जारी रहेगी। लेकिन हम इस जंग में ये भूल रहे हैं कि अपोजिशन की भी एक रोल होता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर आप जो है वो अपना रोल अदा करते हैं, लेजिस्लेशन में आप अपना हिस्सा लेते हैं, वगैरह वगैरह सारा। वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, कोई इतने मेजर वहाँ पे लॉज जो है हमने नेशनल असेंबली में पास होते हुए नहीं देखे हैं। तो लिहाजा असल जो कोर इशू है वो है अवामुन्नास, जो अवाम जो पब्लिक है वो परेशान है। मैं इसको मानता हूँ, हालांकि मैं कोलिशन पार्टनर हूँ इस पूरी हुकूमत का। महंगाई के हवाले से कोविड ने तो वैसे ही मार दिया सबको, और अभी भी आगे खुलता नज़र नहीं आ रहा, और कोविड के हवाले से जो है वो बिज़नेस जो है वो बड़ा कमज़ोर हो गया। लेकिन ये जो महंगाई है ये तो कंट्रोल हो सकती है, और जब महंगाई कंट्रोल नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, तो गवर्नेंस पे बात आती है, साफ ज़ाहिर है, लाजमी बात है। लोग तनकीद करते हैं पंजाब पे, लोग तनकीद करते हैं कैबिनेट पे, फेडरल कैबिनेट पे करते हैं, लोग जो है प्राइम मिनिस्टर पे तनकीद करते हैं। तो कोर इशू ये है सेटिस्फेक्शन ऑफ द पब्लिक, जो कि अभी नज़र नहीं आ रही है। 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल अपना रह गए, और हुकूमत के पास जो है वो इतने ही साल होते हैं, 1-2 साल होते हैं, अपना वो एजेंडा कंसीव करते हैं, परसीव करते हैं, लॉन्च करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके फिर डिविडेंड्स जो हैं वो बाद बताते हैं। ठीक है। तो लिहाजा मैं ये इसको कंक्लूड इस तरीके से करूँगा कि बिल्कुल वो क्रीज से बाहर आके वो शॉटें मारी हैं अपना जो है मरियम नवाज साहिबा, लेकिन हकायक क्या है, हकीकत क्या है, ठीक है, ये अवाम जानती है सारी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, अवाम जानती है। कल एक हुकूमती यूट्यूबर ने ये वीडियो बनाई और उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर, तीसरा बड़ा, अमेरिका और रूस के बाद तीसरा बड़ा न्यूक्लियर आर्सनल रखने वाला, न्यूक्लियर हथियार रखने वाला मुल्क बनने जा रहा है। तो बेख्तियार मेरे मुंह से निकला कि जब रूस टूटा तो उस वक्त उसके पास भी दुनिया भर के सबसे ज़्यादा एटमी हथियार मौजूद थे। अगर किसी को याद ना हो तो वो तारीख से पढ़ ले। और इस बात को जब मैं हुकूमती यूट्यूबर कहता हूं तो आपको पता है उसकी मुराद क्या होती है। मुमताज़ भट्टी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि मियां मोहम्मद बख्श साहब जो कि आपके चकवाल के इलाके के शायर थे, उनका एक शेर है, वो मेरी तरफ से शेख रशीद साहब को पहुंचा दीजिएगा। आपका मिलना जुलना उनसे रहता है कि उन्होंने कहा था कि बेफैजा दी दोस्ती, एक फैज की नहीं ज्यादा फैजों की बात की थी, बेफैजा दी दोस्ती ते नीचा दी अशनाई, ते नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया। हुण राम जी शेख साहब जी ने उनका दिन रात दिफा करते थे। अब शेख रात जी मियां मोहम्मद बख्श साहब जो है वो जेलम से थे, अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करे।
और काफी अच्छी चीजें लिखी हैं। वह बेफैजा तो कोई नहीं पाया थे, फैजा तो भी कोई नहीं पाया, गल तो बराबर ही है। आज के लिए इतना जी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।